गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल है सभी के। देखिए, तो आज आप और हम लोग अडेप्टिव रेडिएशन पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अडेप्टिव रेडिएशन या अनुकूलीय विकिरण क्या होते हैं। अनुकूलीय विकिरण से तात्पर्य है कि जब कोई एक जीव उस वातावरण में किसी भी कारण से, चाहे भोजन के लिए हो, चाहे अन्य कोई कारण हो, रहकर अपने आप को वहां के अनुसार परिवर्तित करके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वह कैरेक्टर जाए और आगे चलकर एक स्पीसीज का निर्माण कर ले, उन्हीं को क्या कहा जाता है, अडेप्टिव रेडिएशंस कहा जाता है। अर्थात क्या मतलब हुआ कि एक पूर्वज से भिन्न जातियों की उत्पत्ति होना, विभिन्न जातियों की उत्पत्ति होना अडेप्टिव रेडिएशंस कहलाते हैं। तो देखिए डेफिनेशन को लिख रहा हूं, आप सभी लोग रजिस्टर वगैरह निकाल के लिखने लगे। एक समान पूर्वज से विभिन्न क्रियात्मक व संरचनात्मक लक्षणों वाले रूपों में विकास की क्रिया को अनुकूलीय विकिरण या अडेप्टिव रेडिएशंस कहते हैं। फ्रॉम वन पेरेंट्स स्पीसीज मोर नंबर ऑफ स्पीसीज आर फॉर्म। देखिए, तो इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में कैसे, फ्रॉम वन पेरेंट्स species more number of species are form। क्लियर लिख दिया गया कि जब एक जाति से कई जातियों की उत्पत्ति होती हो, क्या लिखा गया, डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते इसको, जब एक जाति से कई जातियों की उत्पत्ति होती है। सीधे सीधे लिखा हुआ है कि जब किसी एक जाति से कई जातियों की उत्पत्ति हो तो मुख्य रूप से उसको क्या कहा जाता है, अडेप्टिव रेडिएशन या अनुकूलीय विकिरण के नाम से जाना जाता है। अर्थात मतलब एक आज कई ऐसी जातियां हैं जिनको जब अपन अध्ययन करते हैं तो अध्ययन के दौरान क्या देखते हैं कि इनके पूर्वज कहीं ना कहीं बहुत पहले एक रहे होंगे, उन्हीं एक पूर्वज से मुख्य रूप से इस जाति की उत्पत्ति, इन जातियों की उत्पत्ति हुई है। ऐसा मुख्य रूप से गैलापागो द्वीप समूह या आर्चीपेलागो द्वीप समूह, जो मुख्य रूप से आपके अमेरिका, क्या जो आपके साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट के पास आइसलैंड्स हैं, क्या वहां मुख्य रूप से डार्विन वैज्ञानिक भ्रमण करने गए थे। आपको ध्यान है, पीछे मैं आपको बता के आ चुका हूं कि डार्विन वैज्ञानिक मुख्य रूप से 1831 से 1836 तक HMS बीगल शिप पर, विशेष ध्यान रख लें,
इस शिप का नाम ध्यान में रख लीजिए। किस पर गए थे? HMS बीगल शिप पर कब गए थे? 1831 से 1836 तक, यानी कुल 5 ईयर्स तक भ्रमण किया था इन्होंने। तो भ्रमण मुख्य रूप से जो एक मतलब एक गैलपैगो द्वीप समूह पाए जाते हैं, गैलपैगोस द्वीप समूह, यहां इन्होंने भ्रमण किया था गैलपैगोस आइसलैंड्स पर। यह साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में मुख्य रूप से बहुत सारे द्वीप समूह पाए गए। इनको मुख्य रूप से गैलपैगो द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। कुछ बुक्स में इनके लिए आर्चीपेलागो भी लिखा है, लेकिन गैलपैगो द्वीप समूह के नाम से ध्यान में रखिए, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में मुख्य रूप से जो दिया हुआ है वह गैलपैगो द्वीप समूह दिया हुआ है। तो यहां जब भ्रमण कर रहे थे तो भ्रमण के दौरान इन्होंने विशेष प्रकार की कुछ वर्ड्स देखी, कुछ विशेष प्रकार के पक्षी देखे, और उन पक्षियों को देखा कि इनकी चोंच भिन्न भिन्न है, इनकी जो बीक्स होती है वह भिन्न भिन्न होती है। इनको इन्होंने वहां मुख्य रूप से डार्विन फिंचेस नाम दिया। क्या नाम दिया? क्योंकि इन्होंने ही देखा था, तो आप अपने नाम से ही इनको नाम दे दिया डार्विन फिंचेस। बहुत सारी पक्षी देखे, वर्ड्स देखे, जिनकी मुख्य रूप से चोंच अलग अलग होती है, चोंच में भिन्नता पाई जाती है। क्या चोंच में भिन्नता पाई जाती है? तो डार्विन नामक वैज्ञानिक ने उनको डार्विन फिंचेस नाम दिया और बताया कि वास्तव में इनकी जो चोंच की विभिन्नता है, जो बीक्स में जो डिफरेंशिएशन पाए जाते हैं या वेरिएशंस पाए जाते हैं, क्या वेरिएशंस पाए जाते हैं, ये वेरिएशंस इनके फूड हैबिट के कारण उत्पन्न हुए हैं। किसके कारण उत्पन्न हुए? विशेष ध्यान रखें, किस कारण से उत्पन्न हुए? फूड हैबिट, यानी भोजन आवास। किसके कारण? भोजन आवास के कारण मुख्य रूप से उत्पन्न हुए हैं। किस कारण? भोजन आवास के कारण उत्पन्न हुए। इन्होंने बताया कि निश्चित तौर पर ये जो विभिन्न प्रकार की चोंच वाले पक्षी पाए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर एक समान पूर्वज से इनकी उत्पत्ति हुई होगी, एक समान पूर्वज से मुख्य रूप से उत्पत्ति हुई होगी, जिनको नाम डार्विन फिंचेस नाम दिया गया। क्लियर? पहली बात तो आप ये कर लें कि इनको किसने मुख्य रूप से देखा था, भ्रमण किया था गैलपैगो द्वीप समूह पर। HMS बीगल शिप पर मुख्य रूप से वैज्ञानिक गए थे। कौन से गए थे? डार्विन गए थे। वहां डार्विन ने मुख्य रूप से इनका विशेष अध्ययन किया। अध्ययन के दौरान विभिन्न वेरिएशंस वाली, मतलब विभिन्न पक्षियों का अध्ययन किया, और विभिन्न पक्षियों में क्या देखा कि चोंच इनकी अलग अलग पाई जाती है, और इन्होंने ये कहा कि निश्चित तौर पर इन चोंचों की उत्पत्ति वाले पक्षियों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई होगी, एक समान पूर्वज से हुई है। और यह इन्होंने क्यों परिवर्तन या वेरिएशन इनकी चोंच में आ गए कि यह फूड आवास के कारण ऐसा हुआ होगा। पहली चीज तो ये, तो इसको एग्जाम्पल के द्वारा बताया जाता है। एक तो ये डार्विन फिंचेस का आप एग्जाम्पल लेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया आइसलैंड्स पर जो मार्सुपियल्स मैमल्स पाए जाते हैं उनका एग्जाम्पल लेकर आप समझाएंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं। अकेले क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है कि डार्विन फिंचेस किन आइसलैंड्स पर देखी थी, तो क्या आपको देना है? गैलपैगोस आइसलैंड्स। कौन सी? गैलपैगो आइसलैंड्स। विशेष ध्यान आप लोग रखना। तो सपोज दैट कि ये आइसलैंड्स हैं विभिन्न सारे, मतलब एक ही उस जगह गैलपैगोस के कई आइसलैंड्स थे। तो यहां मैं एक आइसलैंड्स बनाने जा रहा हूं। इस आइसलैंड्स पर सबसे पहले मतलब जो था, जो पूर्वज रहे होंगे, एंसेस्टर जो थे, वो सीड ईटिंग एंसेस्टर थे। सीड ईटिंग एंसेस्टर के लिए सीड ईटिंग, यानी सबसे पहले जो पक्षी थे वह सीड को खाते थे, जिनसे मुख्य रूप से विभिन्न चोंच वाली पक्षियों की उत्पत्ति हुई है।
तो सपोज दैट कि मैं बता दूं कि एक वैसे एग्जांपल ही देना है कि कुछ पक्षी जो थे यहां से गए, वह कुछ क्या सभी पक्षी जाने का प्रयास कर रहे हैं, सभी पक्षी जाते, अपन तो ये मान के चले। तो इस जगह गए तो यहां कैक्टस पाए जाते थे। क्या पाए जाते थे? कैक्टस पाए जाते थे। तो इन पक्षियों में से कुछ पक्षी कैक्टस को खाने योग्य उनकी चोंच पाई जाती थी, बीक पाई जाती थी। तो जब कैक्टस को खाने वाली जो बीक पाई जाती थी तो वह पक्षी सिर्फ इस कैक्टस को खाने के लिए यहां रुके, वह पक्षी सिर्फ कैक्टस को खाने के लिए यहां रुके और अन्य पक्षी यहां से पलायन दूसरे स्थान पर कर गए। क्यों? क्योंकि उनकी जो बीक पाई जाती थी वह कैक्टस को खाने योग्य अडेप्ट नहीं थी। इस वजह से यदि यहां रहते तो निश्चित तौर पर समाप्त हो जाते। क्या हो जाते? समाप्त हो जाते। लेकिन इन्होंने यहां से मुख्य रूप से माइग्रेट करके दूसरे स्थान पर पहुंच गए, उनको मैं बाद में बताऊंगा। तो जब कैक्टस खाने योग्य मुख्य रूप से उनकी जो बीक थी वह मुख्य रूप से पाई गई, अब ये यही मैटिंग करने लगे, यानी कि प्रजनन क्रिया करने लगे। जब प्रजनन क्रिया की तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से अन्य पक्षी उत्पन्न हुए, मतलब इन्हीं की पक्षी उत्पन्न हुए। तो धीरे धीरे ये लक्षण उनमें गया, फिर अगला लक्षण उनमें गया, फिर इस प्रकार से धीरे धीरे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लक्षण चले गए और एक नई जाति वाले पक्षी की उत्पत्ति हुई, जिन्हें मुख्य रूप से आज क्या कहा जाता है? कैक्टस फिंचेस नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? कैक्टस क्या नाम दे दिया? कैक्टस फिंचेस नाम दिया गया। जो कैक्टस को खाने के लिए एडॉप्ट थे उनको मुख्य रूप से दे दिया कैक्टस फिंचेस नाम दिया। अब कुछ पक्षी जो यहां कैक्टस को नहीं खा सकते थे, उनकी चोंच कैक्टस को खाने योग्य नहीं थी, या तो ये कह सकते हैं तो भाई जीवित तो रहना है, तो वो मुख्य रूप से दूसरे स्थान पर पहुंचे। यहां क्या पाई जाती थी? वेजिटेबल। तो ये मुख्य रूप से क्या करने लगे? वेजिटेबल को खाने लगे। तो इनको इनकी जो चोंच थी जो वेजिटेबल के लिए उपयुक्त हो गई, तो उनको क्या कह दिया? वेजिटेरियन फिंचेज नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बच्चों? वेजिटेरियन फिंचेज नाम दे दिया। अब जो कैक्टस को भी नहीं खा सकते थे, चोंच उनकी वेजिटेबल को भी नहीं खा पा रहे थे, तो वह मुख्य रूप से जो दूसरे स्थान पर पहुंचे, तो वह जो लकड़ी को खाते थे तो उनको नाम दे दिया, वुड को खाने वालों को नाम दे दिया वुड पीकर फिंचेस। क्या नाम दे दिया? इनकी चोंच मुख्य रूप से धीरे धीरे एक जन मैटिंग यहां कर रहे हैं, ये वाले मैटिंग यहां कर रहे हैं, तो उनका कैरेक्टर अगले जनरेशन पहुंचा, फिर अगले जनरेशन पहुंचा, फिर अगले जनरेशन पहुंचा, तो मुख्य रूप से क्या हुआ? एक नई स्पीसीज वाली वर्ष उत्पन्न हो गई, एक नई स्पीसीज वाली वर्ष उत्पन्न हो गई। जैसा कि आपके एनसीईआरटी में विभिन्न चित्रों के द्वारा मुख्य रूप से बीक्स को दर्शाया गया, पक्षियों को दर्शाया गया, तो इनको नाम दे दिया वुड पीकर, क्योंकि वो वहीं खाते थे और वहीं मैटिंग क्रिया करते थे। क्यों? क्योंकि उनके लिए वहां उपयुक्त वातावरण था, उनके लिए उपयुक्त वातावरण था मुख्य रूप से। और जो मुख्य रूप से इंसेक्ट को फीड करते थे, उनकी जो चोंच थी, बीक थी, इंसेक्ट के लिए उपयुक्त थी, तो उनको नाम दे दिया इंसेक्ट फिंचेज। क्या नाम दे दिया? इंसेक्ट फिंचेज नाम दे दिया। तो और जो कुछ ट्री पर जाकर पहुंचकर अपने भोजन को प्राप्त करते थे, तो उनको नाम दे दिया ट्री फिंचेज। तो आपने देखा कि सबसे पहले जो इस पृथ्वी पर पाए जाते थे वह सीड को खाने वाले थे, वह सीड को खाने वाले थे। इस सीड को खाने वाले से विभिन्न दिशाओं में, क्या यहां मुख्य रूप से सीड पर्याप्त नहीं थे उनको खाने के लिए? ऐसा क्यों हुआ? कोई पूछे कि ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि पक्षियों की संख्या तो बहुत अधिक हो गई भाई, इनको संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष के दौरान क्या हुआ होगा? स्ट्रगल के दौरान क्या हुआ होगा?
निश्चित तौर पर मुख्य रूप से यहाँ जो स्ट्रगल कर रहे थे तो वो तो स्ट्रगल कर रहे, तो कुछ तो स्ट्रगल में सफल होकर यहीं के यहीं रुक गए और शेष मुख्य रूप से अपनी विभिन्न दिशाओं में फैल गए होंगे। जैसे सबसे पहले कैक्टस वाले प्लेस पर पहुंचे तो वहां कैक्टस पाए जाते थे, तो उनकी जो चोंच थी उस कैक्टस के लिए मॉडिफाइड हो गई, तो उस कैक्टस के लिए कुछ रुक गए और वहीं मैटिंग करी, तो जनरेशन टू जनरेशन ये कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन में इनहेरिटेड हुआ, तो एक नई स्पीसीज बनी। वेजिटेबल, अब यहां जो नहीं रह पा रहे थे वो इस स्थान पर पहुंचे, तो वो वेजिटेबल के लिए उनकी चोंच उपयुक्त थी, तो वो लक्षण उन पक्षियों की में पहुंच गया, तो एक नई जाति उत्पत्ति हुई। तो इनकी जो चोंच थी या वीक थी वो वेजिटेबल को खाने के लिए उपयुक्त हो गई। फिर मुख्य रूप से बताया जाता कि ट्री पर पहुंचकर वहां मुख्य रूप से पत्तियों को या फल्स वगैरह को खाते थे, तो उनको कह दिया ट्री फिंचेस नाम दे दिया। इंसेक्ट के लिए जिनकी चोंच थी तो वो इंसेक्ट को खाते थे, इंसेक्ट को फीड करते थे, तो उनको कह दिया इंसेक्ट फिंचेस। क्या देखिए, एक पूर्वज जो सबसे पहले पूर्वज थे सीड ईटिंग वाले, तो उनसे विभिन्न उपयुक्त वातावरण में जाने के फलस्वरूप उनको अपने आप को एडॉप्ट करना पड़ा, और एडॉप्ट क्या कौन सा लक्षण करना पड़ा, बीक वाले लक्षण को, चोंच वाले लक्षण को करना पड़ा, जिसके कारण उनकी चोंच उस फूड को खाने के लिए ही उपयुक्त हो गई। तो ये इंसेक्ट को खाते थे, तो इनको इन पक्षियों को क्या कह दिया, इंसेक्ट फिंचेस कह दिया, और जो वुड को खाते थे उनको नाम दे दिया वुड बीकर फिंचेस नाम दे दिया। तो एक पूर्वज से विभिन्न वातावरण, और वातावरण कौन सा था, किसके लिए, फूड हैबिटेट के लिए, क्या फूड हैबिट के लिए था, तो विभिन्न दिशाओं में पहुंच गया, तो इसको मुख्य रूप से क्या नाम दे दिया गया, डार्विन फिंचेस नाम दिया गया। चूंकि डार्विन ने ही मुख्य रूप से इनको देखा था, स्टडी की थी, इस वजह से डार्विन फिंचेस नाम दिया गया। तो एक एग्जाम्पल आप ये बता सकते हैं, क्लियर, इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको इस एग्जाम्पल को आगे चल के मैं जो एनसीईआरटी में जो चित्र दिए उन एनसीईआरटी के चित्र के माध्यम से भी समझाऊंगा, एनसीईआरटी के चित्र के माध्यम से भी समझाऊंगा, आगे आपको मिलेगा निश्चित तौर पर उस बुक्स के मुख्य रूप से एनसीईआरटी के चित्र के माध्यम से भी समझाया जाएगा। तो इसको ले लीजिए, अब मिटा लूं मैं। अब दूसरा जो एग्जाम्पल मुख्य रूप से दिया गया वह ऑस्ट्रेलिया आइसलैंड्स पर, क्या ऑस्ट्रेलिया आइसलैंड्स पर मुख्य रूप से क्या पाए जाते थे, मार्सुपियल्स पाए जाते विशेष तौर पर। मैमल्स कितने प्रकार के होते हैं, मैमल्स 3 प्रकार के प्रोटोथीरियंस होते हैं जो सबसे प्रिमिटिव मैमल्स कहलाते हैं, क्या, फिर मुख्य रूप से आपको मार्सुपियल्स मैमल्स जैसे एग्जाम्पल हैं, और दूसरे प्लेसेंटल मैमल्स। तो आज बताया जाता है कि सबसे ज्यादा जो डेवलप मैमल्स थे वह प्लेसेंटल मैमल्स थे। कौन से मैमल्स थे, प्लेसेंटल मैमल्स थे। अब जिस स्थान पर जो कार्निवोरस प्लेसेंटल मैमल्स पाए जाते थे, मार्सुपियल्स कैसे थे, हार्बीवोरस टाइप के थे, तो इन मुख्य रूप से कार्निवोरस मैमल्स ने मुख्य रूप से इन मार्सुपियल्स को खाना शुरुआत किया। तो ये एक विशेष द्वीप समूह पर पाए गए जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, आइसलैंड्स, तो वहां ये मार्सुपियल मैमल्स पाए जाते। उस मार्सुपियल मैमल्स से विभिन्न दिशाओं में फैलकर मुख्य रूप से अलग अलग प्रकार के मार्सुपियल्स की स्पीसीज इन्होंने डेवलप की। इस एग्जाम्पल के द्वारा भी मुख्य रूप से बताया जा रहा है। तो देखिए, तो वही एक है आइसलैंड्स, ऑस्ट्रेलियन आइसलैंड्स बना दिया मैंने, क्या ऑस्ट्रेलियन आइसलैंड्स देख ली, क्लियर। तो यहां मैं आपको बना दूं मार्सुपियल मैमल्स एंसेस्टर, इस मार्सुपियल मैमल्स एंसेस्टर। और यहां विशेष ध्यान रखें, ऑस्ट्रेलियन आइसलैंड्स पर डबल रेडिएशन अडेप्टिव रेडिएशंस हुए थे, डबल अडेप्टिव रेडिएशंस हुए थे। पहले आप मार्सुपियल मैमल्स एंसेस्टर देखते हैं, फिर इनसे किन किन का उत्पत्ति हुई, नई जाति कौन कौन सी बनी, फिर आप मुख्य रूप से क्या देखेंगे, प्लेसेंटल मैमल से मुख्य रूप से कौन कौन से बने उनकी मुख्य रूप से देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं मार्सुपियल मैमल्स।
तो मार्सुपियल मैमल्स में मुख्य रूप से एक दिशा में कौन कौन सी हुई? टाइगर कैट। कौन से बने? मुख्य रूप से टाइगर कैट बने। दूसरे बने नमबैट, आंट ईटर। फिर कौन से बने? मार्सुपियल रैट बने। फिर स्पोटेड कसकस। स्पोटेड कसकस बने। फिर इधर बता दो मार्सुपियल मोल। मार्सुपियल मोल। फिर बता दो रेट हो ही चुका है वहां। अब तस्मानियन, क्या बता सकते हैं? तस्मानियन वॉल्फ। ठीक है, तो इस प्रकार से मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के मार्सुपियल मैमल एंसिस्टर से एक ये पहले पाया जाता था। इनसे भोजन की व्यवस्था के आधार पर, इनके भोजन के स्वभाव के आधार पर ये विभिन्न दिशाओं में फैल गए। भाई एक जगह इनके लिए भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, वही स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तो जब ये विभिन्न दिशाओं में फैले तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के मार्सुपियल्स की जातियां उत्पन्न हो गई। क्या विभिन्न प्रकार की मार्सुपियल की जातियां उत्पन्न हो गई? एक मुख्य रूप से एग्जाम्पल आपका ये बताया जाता है। अब यही मैं मुख्य रूप से दूसरा एग्जाम्पल लेना चाह रहा हूं। तो ये प्लेसेंटल मैमल्स, प्लेसेंटल मैमल्स एंसिस्टर। इन प्लेसेंटल मैमल एंसिस्टर से मुख्य रूप से ये विशेष ध्यान रख लें, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में डबल अडेप्टिव रेडिएशन हुए थे। पहला जो अडेप्टिव रेडिएशन हुआ था वह मार्सुपियल मैमल्स एंसिस्टर से हुआ था। दूसरा जो हुआ था वह प्लेसेंटल मैमल्स एंसिस्टर से हुआ था। किससे हुआ था? प्लेसेंटल मैमल एंसिस्टर से हुआ था। तो प्लेसेंटल मैमल एंसिस्टर से मुख्य रूप से किन दिशाओं में, यही मार्सुपियल मैमल दिशाओं में ये मुख्य रूप से एक जैसे प्रतीत होते थे। एक जैसे प्रतीत होते थे, जबकि जातियां उनकी अलग अलग थी। जातियां इनकी स्पीसीज अलग अलग थी, लेकिन एक जैसे ही मुख्य रूप से प्रतीत होते थे। तो देखें, जो आप यहां से ले लें मार्सुपियल मोल से, तो इनके जो होंगे यहां से जो अलग हुए होंगे तो वह मोल कहलाते थे। क्या कहलाते थे? आप बिल्कुल एनसीईआरटी में चित्र देख लेना, कंपेरिजन चार्ट के रूप में दिया हुआ। मैं आपको इस वीडियो में भी दिखाऊंगा, वह आपको वीडियो में भी मुख्य रूप से दिखाऊंगा। प्लेसेंटल मैमल से, जब मार्सुपियल मैमल से एंसिस्टर इस दिशा में मार्सुपियल मोल बने, तो इस दिशा में प्लेसेंटल मैमल से मुख्य रूप से मोल बने थे। क्या बने थे? मोल बने थे। क्लियर? पहली बात तो ये। दूसरा मुख्य रूप से स्पोटेड से देखें, स्पोटेड से लीमर क्या बने? इन दिशाओं में लीमर की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई थी? जब मार्सुपियल मैमल्स एंसेस्टर से स्पोटेड कसकस की उत्पत्ति हुई, तो इसी दिशा में मुख्य रूप से किसकी उत्पत्ति हुई? लीमर की उत्पत्ति हुई। लेकिन हाँ, विशेष तौर पर सॉरी, ये यहां से, क्या यहां से प्लेसेंटल मैमल्स एंसेस्टर से लीमर की उत्पत्ति हो रही है। किसकी उत्पत्ति हो रही है? लीमर की मुख्य रूप से उत्पत्ति हो रही है। फिर दूसरे मार्सुपियल रैट, या मुख्य रूप से इसको माउस कह दो, तो ये यहां से जो उत्पत्ति हो रही, देखिए विशेष तौर पर आप देखेंगे, इनको मैं कलर के द्वारा ले रहा हूं। ये कौन है? प्लेसेंटल माउस है। ये कौन सा है? रेड को, हाँ दूसरी भाषा में बता दूं, रेड को मैं प्लेसेंटल माउस से दर्शा रहा हूं, ब्लैक को मैं मुख्य रूप से मार्सुपियल से दर्शा रहा हूं। ब्लैक कलर जो है वह मार्सुपियल के लिए है, एंसेस्टर के लिए, और जो रेड कलर जो जा रहा है वह मुख्य रूप से किसके लिए जा रहा है? प्लेसेंटल के लिए जा रहा है। तो इनसे माउस की उत्पत्ति हुई। इस दिशा में मुख्य रूप से जो नमबैट
एंट ईटर है, क्या इनसे मार्सुपियल से नम्बैट एंट ईटर की उत्पत्ति हुई, तो यहां मुख्य रूप से इनसे जो उत्पत्ति होगी वह किसकी उत्पत्ति होगी? देखिए इस जगह मैं वहीं की वहीं लिख रहा हूं, एंट ईटर की। इनको नाम दिया गया एंट ईटर। क्या नाम दिया गया? एंट ईटर नाम दिया गया। देख लीजिए सब कवर होते जा रहे हैं। तस्मानियन वॉल्फ, तस्मानियन वॉल्फ मार्सुपियल मैमल्स का है, तो इससे जो उत्पत्ति हुई उसको सिर्फ वॉल्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वॉल्फ कहा जाता है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से बताया जाता है कि जो ये हैं ऑस्ट्रेलिया में डबल अडेप्टिव रेडिएशंस हुआ। पहला जो अडेप्टिव रेडिएशन हुआ वह मार्सुपियल मैमल्स एंसेस्टर से हुआ था। दूसरा जो हुआ वह मुख्य रूप से प्लेसेंटल मैमल्स एंसेस्टर से हुआ। लेकिन इनके हुए तो इनके मुख्य रूप से बाहरी रूप से देख रहे हैं तो इनके सभी लक्षण एक जैसे प्रतीत होते दिखाई देने में, एक जैसे प्रतीत होते दिखाई देने में। तो इस वजह से मुख्य रूप से इनको तुलनात्मक रूप से स्टडी करके बताया गया। कैसे बताया गया? तुलनात्मक रूप से स्टडी करके बताया गया है। तो इनको आपको हम चित्र के माध्यम से जो एनसीईआरटी में दिया हुआ कंपेरिजन चार्ट दिया हुआ उस कंपेरिजन चार्ट के माध्यम से भी बताया जाएगा। तो ये जो रेडिएशंस कहलाते, ये अडेप्टिव रेडिएशंस कहलाते। अब आपने ये समझा होगा कि इनकी उत्पत्ति यानी एक पूर्वज पाए जाते थे। इस एक पूर्वज से विभिन्न दिशाओं में भोजन के लिए गए होंगे। क्या? विभिन्न स्थानों पर ज्योग्राफिकल एरिया में मुख्य रूप से जिस जिस प्रकार का भोजन पाए जाते थे वहां पहुंचे होंगे ये सभी पक्षी एक साथ। अब वहां पक्षी की पहले मैं बात चर्चा कर लेता हूं, फिर इनकी चर्चा करेंगे। तो वहां पक्षी सभी पहुंचे होंगे। अब उनको खाने के लिए इनके पक्षियों के लिए क्या पाई जाती थी? विक्स पाई जाती थी। जब विक्स जो उन भोजन को खा लेते थे तो वह कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर का मतलब बीक, वह कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता चला जा रहा और एक नई बीक वाली जाति उत्पत्ति हो रही है। इसी प्रकार से यानी कि भोजन को खाने के लिए वहां पहुंचे थे। इंसेक्ट जहां मिले, इनको जीवित रहना है तो पेट भरना है तो इंसेक्ट को खाने लगे। भाई बुड को खाने लगे, इनको जीवित रहना है तो बुड को खाने लगे। तो इस प्रकार से एक एंसेस्टर से आज विभिन्न दिशाओं में जाने के फलस्वरूप एक नई जाति की उत्पत्ति पक्षियों की हुई, जिन्हें डार्विन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले देखा था। इस वजह से इनको डार्विन फिंचेस के नाम से जाना गया। इसी प्रकार का दूसरा एडेप्टिव रेडिएशन जो पाया गया, मतलब दूसरा एडेप्टिव रेडिएशन का जो एग्जांपल दिया गया वह ऑस्ट्रेलिया आइसलैंड्स पर मुख्य रूप से वैज्ञानिकों ने देखा। वहां जो मार्सुपियल मैमल्स पाए जाते थे एंसेस्टर वाले, तो उस मार्सुपियल एंसेस्टर मैमल से मुख्य रूप से विभिन्न दिशाओं में भोजन के लिए पहुंचने के फलस्वरूप विभिन्न मार्सुपियल की जातियों की उत्पत्ति हुई। उसी स्थान पर एक प्लेसेंटल मैमल्स एंसेस्टर पाए जाते थे। उन प्लेसेंटल मैमल एंसेस्टर से भी मुख्य रूप से मार्सुपियल जैसे ही, मार्सुपियल मैमल्स नहीं है, मार्सुपियल मैमल्स जैसे ही एंसेस्टर की उत्पत्ति किनसे हो रही थी? प्लेसेंटल मैमल से उत्पत्ति हो रही थी, जिनको आपको मुख्य रूप से ये विभिन्न एक आइसलैंड्स पर दर्शाया गया है चित्र के माध्यम से। जो ब्लैक हैं वह मार्सुपियल मैमल्स एंसेस्टर से उत्पन्न दर्शाए गए हैं और जो रेड कलर के हैं वह प्लेसेंटल मैमल्स एंसेस्टर से दर्शाए गए हैं। इनका भोजन की व्यवस्था के कारण अलग अलग मुख्य रूप से उत्पत्ति हुई और विभिन्न प्रकार की जातियां मुख्य रूप से फैल गई। तो इनको मैं आपको चित्र के माध्यम से अब आप देखेंगे। तो अब आप चित्र के माध्यम से देखिए, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डार्विन नामक वैज्ञानिक ने जब HMS बीगल जहाज या शिप के द्वारा गैलापैगोस द्वीप का भ्रमण किया तो ये चित्र में जो विभिन्न प्रकार की बीक्स वाली बर्ड्स दिखाई दे रही हैं इनको देखा। इनको देखने पर इन्होंने यह निर्णय किया कि वास्तव में इन विभिन्न चोंच वाली पक्षियों की उत्पत्ति एक सेम पूर्वज से हुई है, एक सेम पूर्वज से हुई है। इस आधार पर अडेप्टिव रेडिएशन को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। फ्रॉम वन पेरेंट्स स्पीसीज टू मेनी नंबर ऑफ स्पीसीज आर फॉर्म कॉल्ड अडेप्टिव रेडिएशन, अर्थात एक ही स्पीसीज से कई जाति की उत्पत्ति अनुकूलीय विकिरण या अडेप्टिव रेडिएशन कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन सुन लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ
numerous species from a single parent species starting from one geographical area and laterally radiating to other area of geographical। इस प्रकार से आप अडेप्टिव रेडिएशन की डेफिनेशन आसानी से दे सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन सुन लीजिए। एक समान पूर्वज से विभिन्न क्रियात्मक एवं संरचनात्मक लक्षणों वाले रूपों में विकास की क्रिया को अडेप्टिव रेडिएशन या अनुकूलीय विकिरण कहते थे। जब वैज्ञानिक गैलापैगोस द्वीप पर पहुंचे तो इन वैज्ञानिक ने विभिन्न प्रकार की चोंच वाले पक्षियों को देखा जिन्हें डार्विन फिंच कहा गया। इनकी जो मूल जाति थी, इन वैज्ञानिक के अनुसार ये बताया गया कि वास्तव में ये विभिन्न प्रकार की चोंच वाले पक्षियों की उत्पत्ति एक ही पूर्वज से हुई है। सपोज दैट कि ये पूर्वज सीड ईटिंग वाले थे। ये जो सीड ईटिंग डार्विन फिंचेस थी, इनसे ही मुख्य रूप से विभिन्न दिशाओं में ज्योग्राफिकल एरिया में भोजन के स्वभाव के आधार पर यानी फूड हैबिट के आधार पर इनकी चोंच का विकास हुआ। जैसे सबसे पहले जैसे बताया गया कि सीड ईटिंग से जो पक्षी थे वह कैक्टस वाले ज्योग्राफिकल एरिया में पहुंचे जहां कैक्टस बहुत अधिक पाए जाते थे। वहां जब ये पक्षी पहुंचे तो उस स्थान के पक्षी पहुंचने पर जो कुछ पक्षी ऐसे थे जो कैक्टस को खा लेते थे तो वो वहीं रह गए, और कुछ पक्षी इंसेक्ट को खाते थे वो दूसरे स्थान पर पहुंच गए। कुछ पक्षी जो सब्जी या वेजिटेरियन नेचर के होते थे वो उस स्थान पर पहुंच गए। तो धीरे धीरे इनमें विभिन्न जनरेशन बाद मुख्य रूप से एक नई स्पीसीज बर्ड्स की उत्पत्ति हुई जो चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। जैसा कैक्टस को खाने वाले कैक्टस फीडिंग चोंच में डेवलप हो गए, वुड को खाने वाले उनकी चोंच वुड बीकर लायक हो गई, इंसेक्ट को खाने वाले इंसेक्ट के एडेप्टिव चोंच में डेवलप हो गई, जो सब्जियों को खाते थे वह सब्जी के समान उनकी चोंच डेवलप हो गई। इस प्रकार से बार्बलर लायक कुछ बीक्स डेवलप हुई। तो ये मुख्य रूप से बताया जाता है कि डार्विन के अकॉर्डिंग कि भोजन के स्वभाव के आधार पर विभिन्न पक्षियों में जनरेशन टू जनरेशन ये लक्षण पहुंचता चला गया और हजारों वर्षों बाद एक नई स्पीसीज उत्पन्न हुई जो चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है। इस चित्र के माध्यम से हम अडेप्टिव रेडिएशन का सेकंड एग्जाम्पल को समझते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया आइसलैंड्स की बात आप और हम लोग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से मार्सुपियल पाए जाते हैं मैमल्स के। तो ये जो मार्सुपियल मैमल्स होते हैं, बेसिकली मैमल्स तीन प्रकार के होते हैं। एक तो प्रोटोथीरियंस होते हैं जो प्रिमिटिव मैमल्स के रूप में जाने जाते हैं, दूसरे मार्सुपियल मैमल्स होते हैं, तीसरे प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं। प्लेसेंटल मैमल्स सबसे अधिक विकसित होते हैं। प्लेसेंटल मैमल्स जिस जगह पाए जाते हैं वह मार्सुपियल मैमल्स को खा लेते थे, जिसके कारण ये मुख्य रूप से इनकी संख्या बहुत कम रह गई और ये एक विशेष ऑस्ट्रेलिया वाले स्थान आइसलैंड्स पर ही पाए जाते हैं। वहाँ जो मार्सुपियल मैमल्स थे उनके जो एंसेस्टर थे, उन एंसेस्टर से विभिन्न प्रकार के मार्सुपियल चित्र के अनुसार विकसित हुए। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये कई प्रकार के मैमल्स बताए गए हैं। एक एंसेस्टर मार्सुपियल मैमल्स था। उस एंसेस्टर से जैसे कि आपका जो पेड़ पर चढ़ने वाले होते थे वह मुख्य रूप से पेड़ पर चढ़ गए और वहां रहने लगे और जनरेशन टू जनरेशन उनमें मुख्य रूप से विंग्स लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो गई, जिसके कारण वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर पहुंचने लगे। क्या एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर पहुंचने लगे तो मुख्य रूप से उनमें डेवलप हो गया। दूसरे मार्सुपियल मोल डेवलप हुए, तीसरे शुगर ग्लाइडर डेवलप हुए, चौथे तस्मानिया वॉल्फ डेवलप हो गए, टाइगर कैट डेवलप हो गए, वैंडेड एंट ईटर मार्सुपियल डेवलप हो गए और कंगारू मार्सुपियल डेवलप हुए और मार्सुपियल रेट डेवलप हो गए। इस प्रकार से एक एंसेस्टर मार्सुपियल से विभिन्न प्रकार के मार्सुपियल की जाति डेवलप हुई जो चित्र के माध्यम से आपको दर्शाई गई हैं। अब मुख्य रूप से इस प्लेस पर इस ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से डबल एडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिलता है। यहाँ मुख्य रूप से
जो प्लेसेंटल मैमल्स पाए जाते हैं वह प्लेसेंटल मैमल्स भी इसी ज्योग्राफिकल एरिया में पहुंचकर मार्सुपियल मैमल्स जैसे अपने लक्षणों को प्रदर्शित करने लगे स्ट्रक्चर में, जिसके कारण से यहाँ एनालोगस प्रकार का कन्वर्जेंट रेडिएशंस पाया जाता है। देखिए इस चित्र में सीधे सीधे आपको दर्शाया गया प्लेसेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। जो प्लेसेंटल मैमल्स थे, जो मार्सुपियल मोल पहुंचे उसी स्थान पर ये प्लेसेंटल मैमल पहुंचे और वहां मोल स्पीसीज में डेवलप हो गए। दूसरे प्रकार के एंट ईटर प्लेसेंटल मैमल्स थे, उस जगह चार्ट में आपको क्लियर ऑस्ट्रेलियन जो मार्सुपियल्स है वो नम्बैट एंट ईटर के रूप में जाने जाते हैं। माउस प्लेसेंटल मैमल्स के सामने मार्सुपियल माउस दर्शाया गया है। लीमर प्लेसेंटल मैमल्स के सामने स्पोटेड कस्कस को दर्शाया गया है। फ्लाइंग स्क्वेरल जो है उसके सामने फ्लाइंग फैलेंजर को दर्शाया गया, यानी इस प्रकार के जो मार्सुपियल्स थे वो पेड़ों पर पहुंचे, उनको फ्लाइंग फैलेंजर कहा गया। इसी प्रकार के जो प्लेसेंटल मैमल्स थे वह भी उसी पेड़ों पर पहुंच गए, तो वहां मुख्य रूप से वह फ्लाइंग स्क्वेरल कहलाए। और ब्लॉबेट और तस्मानिया टाइगर कैट बन गए, और कुछ जो प्लेसेंटल मैमल्स थे वह वॉल्फ थे, और इधर इनको ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में तस्मानिया वॉल्फ कहा जाता है। तो इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं नीट में वह इस प्रकार से बनते हैं कि तस्मानिया वॉल्फ के ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में प्लेसेंटल मैमल्स कौन सा है, तो आप दर्शाएंगे वॉल्फ है। यदि ये पूछा जाता है फ्लाइंग फैलेंजर मार्सुपियल है तो प्लेसेंटल मैमल्स इसके कौन सा होगा, वो फ्लाइंग स्क्वेरल होगा। तो इन विभिन्न चार्ट के माध्यम से आप अडैप्टिव रेडिएशन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं।